दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सुधा में ट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बच्चों देखने वाले हैं साइंस क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पेपर। ये पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कोई भी बोर्ड हो, हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये पेपर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो और हाफ ईयरली के साथ साथ प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए भी अपना टेस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ हम यहाँ पर प्री बोर्ड के भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लाने वाले हैं, पेपर अलग अलग कोड के भी लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। साथ ही साथ आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस विज्ञान कक्षा 10 का हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। दोस्तों बताते चले कि यहाँ पर आप एग्जाम सीएमएस यूट्यूब चैनल पर सभी कोड के अलग अलग पेपर पहले से अपलोड हो चुके हैं, चाहे वो विज्ञान हो, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, ड्राइंग। इसके अलावा पिछले सालों के भी सारे अलग अलग कोड के पेपर उपलब्ध हैं। 2024, 2025 के भी सारे अलग अलग कोड के पेपर अपलोड किए जा चुके हैं और नए नए कोड के पेपर हम प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर लाते रहते हैं। तो आप उन वीडियोस को भी जाकर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जरूर देख लेना। जो भी कोड, जो भी विषय का आपको पेपर देखना हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हो, तो आप उन पेपर्स को देख सकते हैं और उस आधार पर आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो, ठीक है। कोड अलग अलग के सारे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 3 घंटे टाइम दिया गया है। कक्षा 10 विज्ञान 2024-2025। सबसे पहले OMR के प्रश्न आएंगे बच्चों। OMR के प्रश्न क्या होते हैं कि 20 प्रश्न सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है, ठीक है। उनको कॉपी पर नहीं, उसके लिए अलग से आपको OMR शीट दी जाती है। तो पहला प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, रेडियन, केल्विन या ये सभी? तो लेंस की क्षमता का मात्रक बच्चा भी बता देगा, डायोप्टर होता है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन आप अपनी OMR शीट में ए वाला गोला काला करेंगे, ए वाला बबल फिल करेंगे। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा, इससे आभासी उल्टा बनेगा, अनंत बनेगा या फिर ये सभी बनेगा? तो किस प्रकार का यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस से, उत्तल दर्पण से? तो इसका आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? उत्तल दर्पण से बनेगा प्रतिबिंब वो बनेगा आभासी और सीधा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है बच्चों? फोकस दूरी की डबल होती है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F बराबर R बराबर 2F, R बराबर 2F या F बराबर R/2। मतलब दोगुना कर दें फोकस दूरी को तो वक्रता त्रिज्या बन जाती है, यानी कि फोकस दूरी कितनी हो जाएगी उत्तल दर्पण की? 40 सेंटीमीटर। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, बैंगनी दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है या फिर सफेद दिखाई देता है? तो चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। ए वाला गोला काला कर देना बच्चों। नेत्र लेंस कैसा होता है? नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी, अपसारी, उत्तल व अवतल या ये सभी? तो अभिसारी प्रकृति की होती है। उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी, ठीक है। अपसारी होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाएगा निकट दृष्टि दोष के लिए? अवतल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपर्युक्त सभी? तो भैया इसमें निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। ठीक है, क्या करेक्ट हो जाएगा? अवतल लेंस, ये वाला आप भरेंगे।
स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 35 नहीं होगा, 30 भी और अनंत भी नहीं। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। खंड खा यानी कि केमिस्ट्री, उपखंड खा आ गया है केमिस्ट्री। आलू के चिप्स की पैकिंग में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारे पास भौतिक परिवर्तन क्या है? कागज का जलना, मोम का पिघलना, भोजन का पाचन या ये सभी। तो भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, तो इसको निकाल दो, ये सभी को निकाल दो। कागज का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या बचा? मोम का पिघलना। मोम पिघल जाएगा और फिर पिघल के अगर ठंडा कर दें तो फिर मोम बन जाएगा, यानी कि अवस्था परिवर्तन रिवर्सिबल है, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बा ऑप्शन करेक्ट होगा। बी वाला गोला फिल करना। रासायनिक परिवर्तन क्या है? बर्फ से पानी बनना, मोम का जलना, भोजन का पाचन, ये सभी। तो क्या है ये भैया? बर्फ से पानी बनेगा, पानी से फिर बर्फ बन जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। मोम पिघलेगा, पिघला मोम ठंडा कर दो, फिर मोम बन जाएगा, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर भोजन एक बार पच जाएगा तो वो दोबारा भोजन नहीं बन सकता, यानी कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन है बर्फ से पानी बनना, मोम का जलना, भोजन का पाचन। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है मिसप्रिंट से, तो इसको छोड़ देते हैं। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, हाँ ये हो गया भोजन का पाचन। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक या 0। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होगा? 7 से कम होगा। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 7 से कम। बाकी अगर बात करें क्षारीय विलयन का तो 7 से अधिक होता है, उदासीन विलयन का 7 होता है और 0 हो जाएगा जो बहुत ज्यादा अम्लीय विलयन होगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है। किसमें? लाल लिटमस में। बी वाला ऑप्शन सही है। नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या ये सभी। तो भैया लैक्टिक अम्ल तो दही में होता है, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, ये सभी ऑप्शन होगा नहीं। तो बचा क्या? सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड नींबू के रस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। उपखंड गा बायोलॉजी के क्वेश्चन, मूत्र का निर्माण किसमें होता है? यकृत में, स्प्लीन या प्लीहा में, वृक्क में या हृदय में। तो किडनी या वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन, एमिलेज, पेप्सिन या लाइपेज। तो लार में कौन सा पाया जाता है एंजाइम? ये पाया जाता है एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज, मुख से ही कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन स्टार्ट हो जाता है हमारी बक्कल कैविटी से, जहां पर एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देता है। तो एमाइलेज या एमाइलेज यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जन अंग त्वचा, फेफड़े, वृक्क या आहार नल। क्या होगा? किडनी या वृक्क, सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, मानव के हृदय में कोष्ठ यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 6 होती है, 4 होती है, 8 होती है। तो ये होती है 4। 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 निलय। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, इस तरह से 4 चैम्बर होते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है या शर्करा है या हार्मोन है या एंजाइम है? इंसुलिन क्या है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बात करें तो इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में रक्त शर्करा यानी ब्लड ग्लूकोज के स्तर को ठीक रखता है। अगर ब्लड ग्लूकोज का स्तर सही नहीं रहता तो डायबिटीज नामक बीमारी मनुष्यों में और भी मनुष्यों में होती है, डायबिटीज। इसके बाद मास्टर ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्रंथि कौन सी है?
थायराइड ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि, या एड्रिनल, या पीयूष, या ये सभी। तो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्योंकि ये ग्रंथि अपने हार्मोन्स के द्वारा अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स पर भी नियंत्रण रखती है। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, या ये सभी। तो एंड्रोजन ये पुरुष लिंग हार्मोन होता है। इंसुलिन एक आग्नेयाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, ये सभी होगा नहीं। तो एस्ट्रोजन क्या है, एक मादा लिंग हार्मोन है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन सही ऑप्शन होगा। अब बच्चों खंड बा के प्रश्न आ जाते हैं, जो कि आपको अपनी कॉपी पर हल करने हैं। 50 नंबर की ये प्रश्न है। इसमें भी उपखंड का, खा और गा होगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले फिजिक्स में क्या क्या पूछा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण लिखिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण लिखिए। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का किरण आरेख तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो किरण आरेख आप बनाएंगे और प्रतिबिंब कैसा बनेगा अवतल दर्पण के द्वारा, ये आपको बताना है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर आपको निकालनी है। ये 6 नंबर का न्यूमेरिकल है। नहीं आता ये, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा है, तो यहाँ पर सब कुछ प्रकाश वाले चैप्टर से ही पूछ लिया गया। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो ये कर सकते हैं आप, जिसमें आप वक्रता त्रिज्या की परिभाषा सूत्र लिखेंगे, फोकस दूरी की परिभाषा और सूत्र लिखेंगे, और वक्रता केंद्र की परिभाषा और सूत्र लिखेंगे। तो ये तीनों टिप्पणियां हो जाएंगी। इसमें भी आपको 2 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद उपखंड खा की बात करें तो इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, और रासायनिक समीकरण में आप अभिकर्मक और उत्पाद लिखेंगे, एरो बना के, इधर अभिकर्मक फिर एरो फिर उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट्स, एरो, प्रोडक्ट्स बताएंगे कि अभिकर्मक क्या होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद क्या होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करके जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, जो केमिकल्स मिलते हैं, वो उत्पाद कहलाते हैं। इसके बाद अम्ल, क्षार तथा क्षारक। अम्ल, क्षार तथा क्षारक की परिभाषा, अम्ल, क्षार या क्षारक तथा लवण की परिभाषा लिखिए। अम्ल जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देते हैं, क्षार OH निगेटिव आयन देते हैं, और लवण क्या देते हैं, ना तो H पॉजिटिव आयन देते हैं ना OH निगेटिव, ये एक धन आयन और एक ऋण आयन देते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इस तरह से आप अम्ल, क्षार या क्षारक और लवण की परिभाषा याद करके जाएंगे। अम्ल की परिभाषा, क्षार और क्षारक क्या होते हैं उनकी परिभाषा, और लवण की परिभाषा, सॉल्ट की परिभाषा। अम्ल को एसिड, क्षार को बेस, और क्षारक को एल्कली, और लवण को साल्ट कहते हैं, साल्ट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 और यहाँ पर इनटू में रहेगा हाफ H2O हेमी हाइड्रेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, POP, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। POP जिप्सम को अगर हम गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। उसका उपयोग क्या है, मूर्तियां बनाने में, ठीक है, खिलौने बनाने में, घरों पर प्लास्टर करने में, हड्डी का प्लास्टर करने में, ये सभी POP के उपयोग होते हैं। नहीं आता आपको POP वाला नहीं करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो आप निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, CO2 + 6H2O। ठीक है, यहाँ पर संतुलन आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं कि CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, CaCl2, H2O, CO2, N2 + 3H2 क्या बन जाएगा, N2 + 3H2 2NH3 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 6CO2 6H2O बन जाएगा। तो इस तरह से जहां पर भी आवश्यकता हो आप बराबर परमाणु गिन के दोनों ओर, ये हो गए आपके अभिकर्मक,
और ये हो गए उत्पाद। तो दोनों ओर जितने परमाणु जिस भी तत्व के हों उनको आप जोड़कर रासायनिक समीकरण संतुलित कर सकते हैं। जैसे नीचे वाले में लिखा है N2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3H2, तो ये क्या बन जाएगा 2NH3, ये अमोनिया का फॉर्मूला बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है N2 प्लस यहाँ पे 3 लगाना है और क्या बन जाएगा 2NH3, यहाँ पर ये संतुलित हो गया। तो इस तरह से आप संतुलित करेंगे। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए एक पूरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उस वीडियो पर जाकर भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीख सकते हैं, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर जीव विज्ञान की बात की जाए तो जीव विज्ञान में उपखंड ग में देखो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि पोषण क्या है, पोषण क्या है, विभिन्न जीवों में पोषण के प्रकार बताइए। अलग अलग जीव होते हैं, स्वपोषी, परपोषी, ठीक है, परभक्षी, परजीवी। तो ये पोषण किस तरह से कौन सा जीव अपना पोषण प्राप्त करता है ये आपको बताना है। इसके बाद धमनी और शिरा और पोषण की परिभाषा पहले लिखेंगे, फिर आप जीवों के प्रकार लिखेंगे। जैसे स्वपोषी, ठीक है, कौन होते हैं, पौधे होते हैं। परपोषी जो किसी दूसरे पर निर्भर हों। परजीवी जो मृत पदार्थों, सड़े गले कार्बनिक, मृत जीवी क्या होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन निर्वाहन करते हैं। परजीवी जो किसी दूसरे शरीर पर, किसी दूसरे जीव के शरीर पर आश्रित होकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। धमनी और शिरा में अंतर, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। धमनी क्या होती है कि शरीर की गहराई में स्थित होती है, शिरा शरीर में ऊपरी सतह पर स्थित होती है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। धमनी की गुहा सकरी होती है, शिरा की गुहा चौड़ी होती है। इस तरह से आप 4 से 6 अंतर लिखेंगे। हार्मोन और एंजाइम में आप अंतर लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना तथा सचित्र वर्णन कीजिए। न्यूरॉन की संरचना आपने देखी होगी। इस तरह से सबसे पहले क्या बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं हम इस तरह से जो तंत्रिका कोशिका की रचना बनाते हैं, तंत्रिका कोशिका की रचना बताते हैं, आप उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इमेज, इसको आप तैयार करना, ठीक है, सचित्र वर्णन करना। इसके बाद नहीं आता ये तो मानव हृदय का नामांकित चित्र पर टिप्पणी लिखिए। आपको नामांकित चित्र बनाना है और फिर टिप्पणी लिखना है। नामांकित चित्र बनाना है और फिर आपको उस पर टिप्पणी लिखना है मानव हृदय का, ठीक है। तो ये पूरा पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, हाफ ईयरली और कुछ कुछ प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी आपको झलक मिल जाती है कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है, किस तरह से एग्जाम होते हैं। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा ही जाएगा और आप टॉप भी कर सकते हो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर लो और वहां पर आप ज्वाइन करके वहां पर आपको अलग अलग कोड के प्रैक्टिस पेपर, सॉल्व्ड पेपर के पीडीएफ, हल प्रश्न पत्र के पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको वहां पर मिलते रहते हैं। सो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। सो थैंक यू। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना।